बात करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है समाकलन का अनुप्रयोग। इस चैप्टर में से दो प्रश्न सेक्शन सी में पूछे जाते हैं। दोनों ही 3-3 मार्क्स के होते हैं और इस चैप्टर का नाम है क्षेत्रकलन। समाकलन के यूज किस तरह से किए जाएं उसके बारे में ये चैप्टर है। अब इसमें बेसिकली किस तरह के सवाल आपको नॉर्मली पूछे जाएंगे। इसमें होता है एक वक्र और एक रेखा, इनका प्रतिच्छेदन दोनों का, या ये हो सकता है कि आपको दो वक्रों का प्रतिच्छेदन दिख जाए या फिर 3 रेखाओं का प्रतिच्छेदन दिख जाए। तो एक सवाल तो आप इसका फिक्स मान के चलो और एक सवाल आप इसका फिक्स मान के चलो, इनमें से किसी एक का। एक वक्र और एक रेखा का प्रतिच्छेदन, 2 वक्रों का प्रतिच्छेदन और 3 रेखाओं का प्रतिच्छेदन। इस 3 में से कोई भी 2 सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आपको सेक्शन सी में दिखाई देंगे, 3-3 नंबर के। इसके जो प्रश्न है उसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम जो होगा वो किससे बनाओगे? पेंसिल की सहायता से। इसके मार्क्स है, अलग से ध्यान रखना। डायग्राम आपको पेंसिल की सहायता से बनाना है, अपनी उत्तर पुस्तिका में ही बनाना है। तो डायग्राम आप इसकी पेंसिल से बनाओगे, स्पष्ट डायग्राम होना चाहिए, उसमें जो लिमिट्स वगैरह आप लगाते हो वो भी स्पष्ट होनी चाहिए। तो इसको थोड़ा रिवाइज करने के लिए अपन 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज करो कि y बराबर x² और y बराबर mod x। ये आपको एक वक्र दिया हुआ है और दूसरा एक मापांक फलन है, वो एक रेखा है। ये एक परवलय है और ये एक रेखा है। इनका प्रतिच्छेदन हो रहा है और हमें संगत क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उभयनिष्ठ क्षेत्रफल। तो देखो ये तो है एक परवलय और ये परवलय किस तरह से बनता है? इस तरह से। सभी जानते हैं इसको अच्छे से। ये एक मापांक फलन है y बराबर mod x और इसका डायग्राम बनता है कुछ इस तरह से, ऐसे ही बनता है। अब इसका जो उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा वो ये होगा। ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या होगा? इसका उभयनिष्ठ भाग। अब बात करें कि हम इसमें कैसे तो लिमिट की प्राप्ति करें, किस तरह से सारे काम करें। उसके लिए यहां पर ये आपको दिखाई दे रहा है कटान बिंदु। तो ध्यान रखना, अगर लिमिट x अक्ष की आप प्राप्त कर रहे हो तो कटान बिंदु जो होता है, चाहे वो 2 वक्र काटे, चाहे वो रेखा और वक्र काटे, वो संगत अक्षों पर x और y, इन दोनों अक्षों पर एक लंब प्रोड्यूस करता है। ये इस पे भी करता है और ये इस पे भी करता है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं लिमिट हम x अक्ष की लेंगे तो इसकी मेन बात करेंगे। तो ये इसने एक लंब प्रोड्यूस कर दिया, ऐसा ही एक लंब इसने यहाँ पे भी प्रोड्यूस कर दिया। अब हमारा काम है कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, अंदाजे से नहीं होगी, इसकी वैल्यू आपको बाकायदा निकालनी पड़ेगी। ये है y बराबर x और ये है y बराबर x², ठीक। लिमिट निकालने के लिए आप एक सिंपल सा काम करो कि इन दोनों समीकरणों को सरल कर लो। तो y बराबर x² और y बराबर x को सरल करें तो x² बराबर x और ये हो जाएगी आपके पास 0 और 1। तो 0 तो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे ये कट रहा है 0, और 1 आपको दिखाई दे रहा है यहां पर ये कट रहा है 1। 0 और 1, ठीक। अब बात करें हम लोग इस लाइन की कि अब इस बीच वाले भाग का क्षेत्र हम कैसे निकालें। तो मैंने आपको समझाया था पहले भी कि ये एक तरह का आपका डायग्राम है और इसमें ये अगर भाग आपको चाहिए और अगर आप ये वाला वक्र काम में लेते हो तो ये अपने नीचे का सारा क्षेत्रफल निकाल के देगा। इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये वाला क्षेत्र चाहिए, हमें तो ये पूरा ही चाहिए वैसे तो, लेकिन क्योंकि दोनों सममित हैं तो हम किसी एक का निकाल कर 2 से गुणा कर देंगे। तो ध्यान से देखना, 0 से 1 पे अगर मैं ये लाइन काम में लूँ, यहां से y की वैल्यू क्या है? x। लिमिट x की वैल्यू x की पुट करी है तो y की वैल्यू निकलेगी x की फॉर्म में। अगर ये वाला समीकरण काम में लेता हूं तो ये अपने नीचे का सारा क्षेत्र निकाल के देगा। उसमें ये उभयनिष्ठ भाग भी आ गया और ये खाली भाग भी आ गया, ठीक। अब हमें इस खाली भाग को क्या करना है? हटाना है। तो इसी लिमिट पे ये वक्र काम में ले लो
और इस वक्र के अंदर y की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर। ये मॉड हमने इसलिए लगाया है, मॉड इसलिए लगाया जाता है क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। अगर मान लो इसका सॉल्यूशन नेगेटिव आया और आपने माइनस माइनस प्लस कर दिया तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। इसका कुछ भी सॉल्यूशन हो, माइनस में प्लस में, उसको प्लस ही लिया जाएगा, इसमें से ये तो माइनस ही हो। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 2 से, ताकि ये वाला जो भाग है ये भी हमको प्राप्त हो जाए। तो दोनों क्षेत्र हमको प्राप्त हो जाएंगे 2 से गुणा करते ही। तो ये एक केस था जिसमें एक वक्र और एक रेखा का प्रतिच्छेदन दर्शाया हुआ था। अब बात करें इसके दूसरे केस की, अगर मान लो 2 वक्रों का प्रतिच्छेदन आपके पास अगर आता है तो किस तरह से आप लोग करते हो। प्रश्न है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 और y स्क्वायर बराबर 6x। इसके बाहर का क्षेत्र, इसके हमको क्या करना है, बाहर का क्षेत्र निकालना है कि इसके बाहर कौन सा क्षेत्र होगा। उसके लिए पहले हम इसका डायग्राम बनाए। ऊपर वाला है एक वृत्त, तो ये हो गया हमारे पास एक वृत्त। इस वृत्त की त्रिज्या है 4, तो ये पॉइंट हो गया 4। ठीक, ये एक परवल है, इसका डायग्राम बनेगा इस तरह से। हमें कौन सा क्षेत्र चाहिए, इसके बाहर का, मतलब ये पूरा हमको क्षेत्र यहां पे चाहिए, ये वाला क्षेत्र हमको यहां पे चाहिए। अब इसके 2 तरीके हैं करने के, कि या तो मैं ये निकालूं, उसको 2 से गुणा करूं और आधे वृत्त के क्षेत्रफल में जोड़ दूं तो ये पूरे का पीछे का पूरा आ जाएगा, या फिर मैं क्या करूं, ये जो क्षेत्र है ये वाला मैं इसको प्राप्त कर लूं और उसको फिर पाई आर स्क्वायर में से घटा दूं। यानी कि वृत्त का जो कुल क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई, और आर स्क्वायर का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर 16 पाई। आर स्क्वायर कितना हो गया 16, तो ये 16 पाई तो इस पूरे का हो गया। अब इसमें से हमको ये वाला जो क्षेत्र है ये हमको माइनस करना है। अब इसको निकालने के लिए जहां पर भी 2 वक्र आपस में कट गए एक लंब जरूर प्रोड्यूस करेंगे नीचे, तो ये उन्होंने लंब प्रोड्यूस कर दिया। अब इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट को कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16, वाई स्क्वायर का मान रख दो 6x और इसको सॉल्व कर लो। इसके कर लेंगे हम लोग गुणनखंड, तो गुणा करने पर -16, जोड़ने घटाने पर 6, यानी कि प्लस का 8x और माइनस का 2x। x बराबर 2 और x बराबर -8। अब -8 तो x हो नहीं सकता, तो ये तो वैल्यू अपन ड्रॉप करेंगे। क्या वैल्यू लिखी, 2। x बराबर हमें प्राप्त हो गया 2। अब ये पॉइंट हो गया 2 और आपको ये पूरा क्षेत्र चाहिए, उसके लिए ध्यान से देखना। अगर मैं पाई आर स्क्वायर में से मुझे घटाना ही है, मतलब 16 पाई माइनस, ठीक है। अब चूंकि इसका और इसका मुझे जोड़ना पड़ेगा, इसका पहले निकलेगा उसके बाद इसका निकलेगा, तो इसका निकालें तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2, 0 से लेकर 2, और किसको काम में लेंगे, बंद कौन कर रहा है, छत कौन है इसकी, इसकी छत है परवल है, और परवल से y का मान क्या निकलेगा, √6 √x। जैसे इसको इंटीग्रेट करके लिमिट लगाएंगे हम लोग तो ये वाला क्षेत्र हमारे पास मिल जाएगा। अब इसी में हमको ऐड करना है, प्लस करना है इसके अंदर, इसी लिमिट 2 से 4 पे, 2 से लेकर 4 पे। इस बार काम में लेना है हमको वृत्त। तो वृत्त की अगर बात करें तो वृत्त से y का मान निकलेगा √16 माइनस, ये हो गया। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला क्षेत्र आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ते ही ये पूरा क्षेत्र आ गया, और इस पूरे को अगर अपन गुणा करते हैं 2 से, तो ये पूरा क्षेत्र नीचे वाला भी प्राप्त हो जाएगा। अब इस पूरे को कैलकुलेट करके आपको किस में से घटाना है, 16 पाई में से। जैसे ही 16 पाई में से आप इसको घटाओगे तो आपको रिजल्ट में मिलेगा वाई स्क्वायर बराबर 6x के बाहर का क्षेत्रफल, मतलब पीछे वाला पूरा क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। ये इसका एक तरीका है।
अदरवाइज आप इसका निकाल लो, 2 से गुणा करके ये प्राप्त हो जाएगा और उसमें आधे वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ दो, उससे भी आपको जो आंसर मिलेगा सेम होगा, दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। अब बात करें अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर है हमारा सदिश। सदिश से पहले वो ले लो अवकल समीकरण रह गया चैप्टर 12। एक सवाल इसमें से आपको बड़ा मिलेगा सेक्शन डी में, और वो होगा आपका 6 मार्क्स का। सेक्शन डी में एक ही सवाल मिलेगा, कितने नंबर का? 6 मार्क्स का। अब इसमें कितने टाइप के सवाल आते हैं उनके बारे में देख लो थोड़ा सा। एक तो इसमें आप फोकस करोगे किस पे? समघात वाले प्रश्नों पे, चांसेस बहुत रहते हैं इसके आने की। दूसरा जिसमें x प्लस वाई या x माइनस वाई को v वगैरह मानते हैं हम लोग, उस पर फोकस करो। एक होता है x बराबर x प्लस एच मानने वाला मेथड जो था, उस पर फोकस करो। दूसरा है रेखिक, और उसके साथ क्या है? बर्नौली। अथवा में आता है सवाल, दोनों में इनमें से कोई से भी 2 सवाल आपको पूछे जाएंगे, तो उन्हीं का आपको आंसर देना होता है इसमें। बर्नौली पे थोड़ा खास ध्यान रखना अभी के लिए, समघात पे खास ध्यान रखना, ये दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक अथवा में आपको जरूर मिल जाएगा। तो एक केस ले लेते हैं इसका, वही ना कि dy बाई डी एक्स माइनस का y tan x, और ये बराबर है y स्क्वायर सेक x। ये हमें दिया हुआ है और इसको हमको कैलकुलेट करना है। पहली बात, अगर ये रेखिक है तो यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। यहां तक जो दिक्कत एक है वो ये है कि यहां पर y है, और अगर dy बाई डी एक्स है तो यहाँ पे x होना चाहिए था और ये tan y होना चाहिए था। प्लस यहाँ पे पूरा फंक्शन जो है या तो y में हो या x में हो या अचरपद हो, यहाँ पर ये x और y का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा? y स्क्वायर का कुछ करना पड़ेगा। तो y स्क्वायर का भाग लगा दो पूरे समीकरण में। y स्क्वायर का भाग लगाने पर पूरे समीकरण में किसका भाग लगाओगे? y स्क्वायर का। तो चलो भाग लगाओ, 1/y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, ये हो गया 1/y tan x, और ये हो गया sec x। तो बराबर जो परेशान चीज कर रही थी वो तो हमारी इसमें कैलकुलेट हो गई है। अब बात आती है कि उसको तो हमने सही कर लिया, लेकिन यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो गई। यहाँ पे dy बाई डी एक्स का गुणांक अभी 1 नहीं है, अब कितना है? 1/y स्क्वायर, और ये भी आपके पास 1/y के फॉर्म में आया है। तो क्यों ना 1/y को हम मान लें v, इसका अवकलन होता है 1/y स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स बराबर dv बाई डी एक्स। ये माइनस चला जाएगा इधर, तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी इसकी dv बाई डी एक्स की फॉर्म में। अब ये हो गया dv बाई डी एक्स माइनस v tan x बराबर sec x। इसकी वैल्यू होगी माइनस का dv बाई डी एक्स, 1/y को v माना था, tan x, और बराबर में क्या चल रहा है? sec x। माइनस कॉमन ले लो इसमें, उधर भेज दो इसको, तो dv बाई डी एक्स प्लस v tan x बराबर माइनस का sec x। इतना काम हो गया। अब इसके बाद में क्या ये इस फॉर्म में है? क्योंकि ये इसकी मानक फॉर्म है। अब चूंकि ये dv बाई डी एक्स में चल रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि dv बाई डी एक्स बराबर, ठीक है, v, यहां पर जो आपका v है ये आपका मेन फंक्शन है, और ये क्या है साथ में? tan x। तो ये क्या बन जाएगा आपका? p y में रख, ठीक है, अभी के लिए। तो dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स बराबर q। अब ये पूरा फंक्शन किसमें चल रहा है? v की फॉर्म में चल रहा है। तो अगर इसकी तुलना करें हम लोग, तो ये जो यहां पर ये जो फंक्शन है ये क्या है? एक रेखिक फलन, ये एक रेखिक अवकल समीकरण।
ठीक। अगर इसको हम रेखीय अवकल समीकरण में ले आते हैं, जैसे इसकी मानक फॉर्म थी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, ये इसकी मानक फॉर्म थी। अब इसमें चूंकि ये dv बाई डी एक्स में चल रहा है तो y की जगह v पुट करेंगे तो यहाँ पे v आ जाएगा और यहाँ पे q आ जाएगा। तुलना अगर हम इसकी करते हैं सामान्यतः, तो तुलना करने पर हमको क्या मिलेगा, सबसे पहले p की वैल्यू तो निकली हमारे पास tan x और q की वैल्यू क्या निकली माइनस का sec x। अब इसके बाद इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, इसमें निकालते हैं हम लोग IF, ध्यान होगा सभी को, इंटीग्रेशन ऑफ PDS, ऐसे निकलता है। चलो IF निकाल लो, p की वैल्यू रख दो इसमें tan x और साथ में आ गया dx, ठीक। उसके बाद में tan x का करना है हमको समाकलन। tan x का समाकलन क्या होता है, tan x का समाकलन होता है माइनस का log cos x, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं माइनस का log cos x, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं log sec x प्लस, एक ही बात है। अब e की पावर log तो कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या हमारे पास sec x, तो ये आपका IF हो जाता है इसमें। और फाइनली सॉल्यूशन अगर इस फॉर्म में होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू की फॉर्म में होता है तो आप लोग इसका सॉल्यूशन लिखते हो। अगर इस फॉर्म में नहीं होता है, ये v की फॉर्म में है तो उसके v के हिसाब से हो जाएगा, यानी कि इस फॉर्म में अगर ये है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये हो जाएगा। अब इसके हिसाब से ये क्या होगा, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q का मान है हमारे पास माइनस sec x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और गुणा में प्लस c। सॉल्व करें इसको तो v इंटू IF की वैल्यू क्या है sec x माइनस sec स्क्वायर x dx प्लस c। v की वैल्यू क्या है हमारे पास, v की वैल्यू भी आप चाहें तो पुट कर सकते हैं 1/y, तो 1/y sec x बराबर sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x प्लस c। तो ये इसका एक प्रारंभिक उत्तर आपको यहाँ पे मिलेगा, इसमें आप इसमें चेंजेस कर सकते हो आसानी से। आप चाहो तो sec को उधर ले जाओ, ठीक, इन सबको साइन कॉस में ब्रेक कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या करना चाहते हो इसमें। साइन कॉस में इसको तोड़ के फाइनली आंसर आप नीचे इसका शो कर सकते हो। तो बर्नौली में थोड़ी खास ध्यान रखना, बर्नौली में एक छोटा सा काम इस तरह का करना पड़ता है पहले, ताकि वो बर्नौली जो इक्वेशन है रेखिक अवकल समीकरण में समानित हो जाए, और उसके समानित होने के बाद में आप लोग जो है रेखिक अवकल समीकरण का कंसेप्ट लगा के उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसको भी आपको खास ध्यान में देना है, और इसका बर्नौली और संघात दो कंसेप्ट पे आपको खास ध्यान देना है। अगली बात करें चैप्टर नंबर 13 की, बड़ा चैप्टर है ये। सेक्शन ए में इसके 2 सवाल पूछे जाते हैं, सेक्शन बी में 1 सवाल और सेक्शन सी में भी 1 सवाल। सेक्शन बी में 2, सेक्शन सी में सेक्शन बी में 1, सेक्शन ए में 2 और सेक्शन सी में 1। तो अगर इसको कैलकुलेट करें हम लोग तो 2 2 4 और 3, ये 7 मार्क्स का आपका चैप्टर है। इंटीग्रेशन से ज़्यादा पोर्शन है इसका, लेकिन उससे आसान है, उससे इजी वे में इसमें आप नंबर आपके स्कोर कर सकते हो। सेक्शन ए और बी के लिए आप शुरुआती जो एक्सरसाइज है जिसमें 2 सदिशों का गुणा के बारे में बताया गया हो और उनके लंबस के कंसेप्ट, समांतर के कंसेप्ट, वो आप तैयार कर सकते हो आसानी से। बुक्स के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं इसके अंदर, आप कर सकते हो इजीली। सेक्शन सी के लिए आप लोग अदिश त्रिक गुणा और सदिश त्रिक गुणा पे ज्यादा फोकस रखना। अदिश त्रिक गुणा और सदिश त्रिक गुणा, सदिशों का समतलीय होना, 4 सदिशों का समतलीय होना, 4 बिंदुओं का समतलीय होना और 3 सदिशों का समतलीय होना, इस तरह के केसेस में चलते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर ABC, यदि ABC समतलीय है, अगर ABC क्या है हमारे पास समतलीय है, तो हमें ये बताना है कि A प्लस बी, B प्लस सी और C प्लस ए ये भी क्या होगा समतलीय होगा।
अगर एबीसी समतलीय है तो आपको पता है बॉक्स में एबीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और ये अगर समतलीय है तो इसका सॉल्यूशन भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसी को हमें कैलकुलेट करना है और इसका सॉल्यूशन 0 लेके आना है। अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब ये तीनों सदिश भी क्या हो गए, समतलीय हो गए। अब क्या करें आगे, इसको सॉल्व करें। इसका बॉक्स हटाने के लिए क्या करते हैं, शुरुआती दो को तो आप क्रॉस कर दो और तीसरा जो है उसको क्या कर दो, डॉट कर दो। शुरुआती दो को क्रॉस कर दिया, तीसरे वाले को डॉट कर दिया। सॉल्व करें इसको, गुणा कर दो इसे आसानी से सदिश रूप में। ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी डॉट सी प्लस ए। दो समान सदिशों का सदिश गुणा हमेशा क्या होता है, 0। तो ये 0 हो गया। बचा हमारे पास क्या, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी डॉट सी प्लस ए। ये हो जाएगा। अब चलो इसको डॉट कर लेते हैं इससे। तो ए क्रॉस बी डॉट सी प्लस ए क्रॉस बी डॉट ए। इसको सी से किया और इसको बाद में ए से कर दिया। अब दूसरे वाले को ए क्रॉस सी डॉट सी प्लस ए क्रॉस सी डॉट ए। और तीसरे वाले के लिए बी क्रॉस सी डॉट सी प्लस बी क्रॉस सी डॉट ए। ये मिल गया। अब इसका मान क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी डॉट सी का मतलब होता है कि आप बॉक्स में क्या लिख दो, ए बी सी। ए क्रॉस बी डॉट ए का मतलब हो गया बॉक्स में ए बी ए। इसका मतलब हो गया ए सी सी। इसका मतलब हो गया ए सी ए। इसका मतलब हो गया बी सी और सी। और इसका हो जाएगा बी सी और ए। ठीक। अब देखिए इनमें क्या क्या 0 हो सकता है। ये दोनों सेम हो गए, इसका मतलब ये 0। ये दोनों सेम हो गए तो ये भी 0। ये दोनों सेम हो गए तो ये भी 0। ये दोनों सेम हो गए तो ये भी 0। बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा है एक तो है ए बी सी और प्लस में बी सी ए। ये दो चीज बची है। अब चूंकि ए टू बी और बी टू सी सही क्रम है और बी टू सी सी टू ए भी सही क्रम है, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी। दोनों मिलके हो जाएंगे 2 गुणा ए बी सी। अब चूंकि इसका मान पहले से क्या दिया हुआ है, 0, तो इसका मतलब 2 इंटू 0 बराबर 0। इससे क्या सिद्ध हुआ कि ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये तीनों भी क्या है, समतलीय। इसको अलग तरीके से भी वो पूछ सकता है आपसे। वो आपसे ही कह सकता है कि अगर एबीसी सिद्ध करो कि ए प्लस बी प्लस ये तीनों के तीनों जो है वो इसके बराबर है, वो ये सिद्ध भी करवा सकता है। ये कंडीशन आपको नहीं देगा, वो ये आपको सिद्ध भी करवा सकता है। ठीक, कि ये पूरा इसके बराबर सिद्ध करो। तो ये 3 नंबर के हिसाब से एक बढ़िया क्वेश्चन है। तो सदिश त्रिक गुणा और अदिश त्रिक गुणा, इन दो पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इनको तैयार करना है। बात करें अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर जो है काफी बड़ा है वैसे तो, और उसके लगभग सभी चीजों को हमने डिस्कस किया था पहले। फिर भी एक छोटा सा क्विक रिवाइज आपका कर देता हूं यहाँ पे कि आपको इसमें तैयार क्या करना है। सेक्शन ए में एक क्वेश्चन आएगा और सेक्शन सी में, डी में एक क्वेश्चन आएगा। मतलब बड़ा क्वेश्चन बनेगा इसमें से, एक छोटा बनेगा। छोटा क्वेश्चन किसका बन सकता है, छोटा क्वेश्चन बनेगा आपका दिक्कोज्जाओं से संबंधित छोटी जो शुरुआती जो एक्सरसाइज है उसमें से बन जाएगा। कोई रेखा का छोटा सवाल बन सकता है, कोई समतल से संबंधित छोटा सवाल बन सकता है, तो वो एक छोटा प्रश्न बनेगा। इसके अलावा आपको क्या क्या इसमें देखना है, जो बड़े क्वेश्चंस की बात करें हम, दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं उसका पता लगाना, और अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु को ज्ञात करना। इस टाइप का क्वेश्चन। किसी रेखा पर
किसी बिंदु से लंब डालना और इस लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात करना। ये बड़ा क्वेश्चन बनता है इसमें से इस तरह का। किसी समतल पर किसी बिंदु से लंब डालना और इस लंब पाद का निर्देशांक ज्ञात करना, इस तरह का सवाल बन सकता है। दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना और उस लघुत्तम दूरी का समीकरण ज्ञात करना, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें कुछ 3, 4, 5 तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिन्हें आपको वैसे देखना है कि आप इसमें क्या कर सकते हो। 3, 4, 5 तरह के क्वेश्चन इसमें आपको जनरली मिलते हैं। सरल रेखा में से हर साल इसलिए बोर्ड में पूछा जाता है क्योंकि सरल रेखा के जो क्वेश्चन हैं वो बड़े हैं और समतल के जो क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं वो थोड़े छोटे हैं। तो एक समतल का और एक रेखा का प्रतिच्छेदन, इससे संबंधित सवाल भी आप लोग ये करके जाना कि एक समतल का और एक रेखा का प्रतिच्छेदन कैसे होता है और उस प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग कैसे ज्ञात करें। तो इसके बारे में भी आप लोगों को तैयारी करके जानी है। तो दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन, किसी बिंदु से रेखा पर लंब डालना, लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात करना, दो रेखाओं के बीच की दूरी, दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो असमानांतर रेखाओं के बीच की दूरी और उस लघुत्तम दूरी का समीकरण ज्ञात करना, किसी बिंदु से किसी समतल पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात करना और एक रेखा और एक समतल के बीच जो कटान बिंदु होता है उसकी प्राप्ति करना। तो ये 3, 4 तरह के सवाल जो है इन पे आपको फोकस रखना है 18 तारीख वाले एग्जाम के लिए। इनमें से जरूर आपको पूछा जाएगा बड़े प्रश्नों के अंदर। 15वां चैप्टर आपका एक सिंपल चैप्टर है, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या। ग्राफ बनाए जाते हैं, 2 सवाल आते हैं इसमें से। एक सवाल 1 नंबर में जिसका ग्राफ आपको पेंसिल की सहायता से अपनी उत्तर पुस्तिका में ही बनाना है। एक सवाल आता है आपका 3 नंबर का जिसके लिए आपको ग्राफ पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा, उसका ग्राफ आपको ग्राफ पेपर पे ही बनाना है। तो जिसको उत्तर पुस्तिका में बोला जाए उसका ग्राफ आप उत्तर पुस्तिका में ही बनाओगे और जिसके लिए बोला जाए कि ये ग्राफ पेपर पे बनाना है तो उसका आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे। 3 नंबर वाला क्वेश्चन ग्राफ पेपर पे बनेगा। सिंपल से ग्राफ है, आते हैं सभी को, आराम से कर लोगे उसमें लेफ्ट राइट देख के कि कहाँ पर इसका हल क्षेत्र है और उसके हिसाब से अधिकतम या न्यूनतम मान प्राप्त कर लेना। बात करें आखिरी जो हमारा टॉपिक है उसमें सबसे लास्ट का जो टॉपिक है वो है प्रायिकता। प्रायिकता के लिए आपको करना ये है, इस साल की बात कर रहा हूं कि जो आपकी 16.2 एक्सरसाइज है जिसमें स्वतंत्र व अपवर्जी घटनाओं के बारे में जानकारी है, इस एक्सरसाइज को थोड़ा विशेष ध्यान देके पढ़ना क्योंकि इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन बनने के चांसेस है। दूसरा जो है उसके लिए मैं बताता हूं बर्नौली या बेस, क्योंकि इसका भी अथवा में आता है तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप बर्नौली या बेस या कोई और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बेस पर में वैसे ही इंपॉर्टेंट रहती है तो उसका आप जरूर इसको इसमें कर लेना कंप्लीट। तो एक बेस पर में का क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता खो गया। किताब के क्वेश्चन है, बुक सबके पास होंगी। शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो काई के हैं, ईंट के हैं। तो जो पत्ता खो गया था उसके ईंट के होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक, 52 पत्तों की ताश की गड्डी है जिसमें से एक पत्ता खो गया। अब जो पत्ते बचे उसमें से 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं और वो दोनों पत्ते काई के हैं, ईंट के। एक नहीं 2 पत्ते निकल रहे हैं। अब जो खो गया पत्ता था उसके ईंट के होने की प्रायिकता पूछा। तो इसके लिए घटनाओं को नाम देते हैं। सपोज करो खो गया पत्ता ईंट का हो, इसको बोल दो ए घटना, और खो गया पत्ता ईंट का ना हो इसको बोल दो बी घटना। और इसमें एक घटना और आपको दिखाई गई है कि शेष पत्तों में से 2 ईंट के पत्ते निकाले। शेष पत्तों में से निकाले गए दोनों पत्ते ईंट के हों, इसको बोल दो आप लोग सी घटना। अब इसके सूत्र कैसे बनाया जाता है? सूत्र बनाना बिल्कुल सिंपल है।
आप ये देखो कि आपको जिसकी प्रायिकता चाहिए वो तो ऊपर, और जो घटना घटित हो चुकी है वो कहाँ रहेगा, नीचे। अब इसमें ऐसी घटना बताओ जो घटित हो चुकी है। इसमें एक घटना क्लियरली घटित है कि शेष पत्तों में से जो 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं, दोनों पत्ते कहाँ के हैं, ईंट के, मतलब सी घटना घटित हो चुकी है। किसकी प्रायिकता पूछ रहे हैं, प्रायिकता पूछी जा रही है जो पत्ता खो गया था वो कहीं का था, ईंट का था, तो ये एक ही प्रायिकता पूछ रहा है। सूत्र बनाना देख लो, सबसे पहले पी ए, फिर इसको उल्टा कर दो, सी ऑब्लिक ए, इसी को नीचे लिख दिया। अब जो घटना घटित हो गई है वो नहीं बदलेगी, तो सी तो बदलेगा नहीं, अब क्या बदलेगा, ए, तो ए की जगह सिमिलर घटना कौन सी है, बी, तो पी बी पी सी ऑब्लिक बी। इस तरह से सूत्र का निर्माण आसानी से आप लोग कर सकते हो। और अब लोग इन सबकी वैल्यू निकाले जरा। सबसे पहले पी ए का मतलब क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, एक घटना थी जो पत्ता खो रहा है वो कहीं का था, ईंट का, तो ईंट के पत्ते खोने की प्रायिकता, ईंट के 13 पत्ते होते हैं, 13/52 यानी कि 1/4। इसी तरह पीबी मतलब जो पत्ता खोया वो ईंट का नहीं था, तो 1 में से घटा दो, 3/4। उसके बाद सी ऑब्लिक ए, अब इसका हिंदी में मतलब क्या हो गया, ए घटना घटित हो चुकी है और सी की प्रायिकता पूछी जा रही है। अब ए चूंकि घटना घटित हो गई, जो पत्ता खोया था वो कहीं का था, ईंट का था, तो कुल पत्ते कितने बचे, 51, 51 पत्ते कुल बचे हमारे पास। और अब हमें सी की प्रायिकता पूछ रहा है, मतलब शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकालने, दोनों ईंट के होने चाहिए। अब ईंट के तो 12 ही बचे, तो पहला पत्ता भी ईंट का और दूसरा पत्ता भी ईंट का, ये हो गया 12/51 इंटू 11/50। इसका मतलब है कि जो पत्ता खोया वो ईंट का नहीं था, तो ईंट के 13 पत्ते सही सलामत हैं अभी। अब 2 पत्ते निकालने हैं हमें ईंट के, तो 13/51 गुणा 12/50। ईंट का नहीं खोया लेकिन कोई दूसरा तो खोया ही होगा, इसलिए कुल पत्तों की संख्या कम हुई है, 51 से स्टार्ट हुई। अब ये सारे आंकड़े अगर आप सही से निकाल लोगे इसमें, तो उसको हम लोग पुट कर देंगे हमारे समीकरण में। हमारा समीकरण है पी ए का मान 1/4 और सी ऑब्लिक ए का मान हो गया 12/51 गुणा में 11/50 प्लस, अब पीबी का मान है 3/4 और इसका मान रख दो 13/51 गुणा में 12/50। कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना सावधानी से, सभी को दिख रहा है 4 4 और 4 कैंसिल हो रहा है, काट देना। 51/50 51/50 और 51/50 भी कैंसिल हो रहा है, ये भी काट देना। 12 12 और ये 12 भी कैंसिल हो रहा है, ये भी काट देना। बचेगा क्या आपके पास, आपने 4 कैंसिल कर दिया, 12 कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल कर दिया, बचा हमारे पास 11। यहाँ पर भी क्या बचेगा, 11, और यहाँ पे ये 4 51/50 और 12 कैंसिल थे, 13 × 3 कितना हो गया, 39। अगर इसको ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 11/50। कैलकुलेशन फिर देख लो, इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन है, 1/4 1/4 1/4 तीनों तरफ है, कैंसिल हो गया। 12 12 और 12 तीनों तरफ था, कैंसिल हो गया। 51/50 51/50 और ये भी कैंसिल हो गया, बचा केवल यहाँ पे 11 और नीचे 11 प्लस 13 × 3 39। जोड़ते आपको क्या मिल जाएगा, 11/50। तो ये आपका प्रायिकता का बेस प्रमेय का एक केस था। इसमें फॉर्मूला इस तरह से बनाया जाता है, सिंपल तरीका, पहले सभी घटनाओं का नामकरण करो, नाम दो उनको, और फिर उसमें से ऐसी घटनाओं को पहचानो, 2 घटनाओं को ऐसे पहचानो कि जो एक तो घटित हो चुकी हो और दूसरे की प्रायिकता पूछी जा रही है। तो ये दोनों अगर सही पहचान लोगे तो फॉर्मूला आसानी से बन जाएगा। नीचे ध्यान रखना, जो घटना घटित होती है वो नहीं बदलती, उसकी पोजीशन नहीं बदलेगी, जबकि जो घटना घटित नहीं हुई है, जिसकी प्रायिकता वो पूछ रहा है, उसकी पोजीशन बदल जाएगी, एक ही जगह दिया जाएगा। ठीक, तो ये बेस प्रमेय का क्वेश्चन था। काफी टाइम मिल चुका है आपको लॉकडाउन के टाइम पे, तो बढ़िया तरीके से बोर्ड का एग्जाम देना, काटा पीटी बिल्कुल नहीं करनी है, क्रॉस करके नहीं दिखाना है, जो रिजल्ट मिल रहा है डायरेक्ट लिख दो, क्रॉस करके आपको नहीं दिखाना है। अपनी हैंडराइटिंग पे विशेष ध्यान रखना, पूरे पेपर में इक्वली बढ़िया बढ़िया अच्छी तरीके से अक्षरों से आप लिखना है इसके अंदर। सभी को अभी जितने भी 5 से 6 दिन बचे हैं आपके पास,
उसमें इन सभी चैप्टरों को एक बार रिवाइज कर लो। हर चैप्टर में क्या खास चीज़ है जिस पे विशेष ध्यान देना है वो मैंने आपको तीनों वीडियोस में बता दिया है, उन पर आप विशेष ध्यान रखो, उसके कोई क्वेश्चन को मिस मत करो। और प्लस राइटिंग सेंस जो मैंने मॉडल पेपर कराया था उसके हिसाब से आपको रखना है और बढ़िया तरीके से बोर्ड का एग्जाम देना। 100 मार्क्स पूरे के पूरे आने चाहिए। इतना टाइम आपको मिल गया है कि अब आपके नंबर कटने नहीं चाहिए। 90 प्लस तो अब एक कॉमन सी बात है कि 90 प्लस आए, अब बात हो रही है केवल 100 मार्क्स की। तो पूरा फोकस आपको रखना है 100 मार्क्स पे, ठीक। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से एग्जाम दो और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आओ, ठीक है।